नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं पूनम का चौथा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुने। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। हम दोपहर को लगभग 2 बजे घर पहुंचे। गाड़ी की आवाज़ सुन करके मम्मी जी गेट पर आ गए। सभी गाड़ी से बाहर निकल गए थे, पर मैं गाड़ी में ही बैठी रही। मुझ में गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मम्मी जी ने जब उसे देखा तो पूछा कि पूनम कहाँ है। तब जलंधर वाले मौसी जी बोली कि गाड़ी में है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मम्मी जी जल्दी से गाड़ी के पास आई और उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उन्होंने जब मुझे देखा तो वो एकदम सदमे में चली गई और फिर मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों माँ बेटी बहुत रोए। मम्मी जी बार बार मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थी और रोए जा रही थी। हम दोनों को ऐसे देख करके सभी भावुक हो गए थे। दोनों मौसी जी हमारे पास आए और हमें अंदर ले गई। मम्मी जी मुझे ऐसे देख करके बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे पूरे शरीर पर पट्टियां लगी हुई थी और मेरे चेहरे पर जो जख्म था उस पर भी 2 टांके लगे हुए थे। उस इंसान ने मेरे साफ सुथरे शरीर को तो दागी किया ही था, मेरी आत्मा भी छलनी कर दी थी। उसने इतने जख्म दिए थे। मैंने मम्मी जी को बोला कि मम्मी जी मुझे भूख लगी है और नींद भी आ रही है। मम्मी जी मेरे लिए खाना लाई और मैं खा करके सो गई। डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया था उससे मुझे हल्की हल्की खुमारी सी छा रही थी और फिर दवाई खाने से एकदम नींद आ गई। मुझे नहीं पता बाकी सब ने कब खाया खाना। मैं शाम को तकरीबन 6 बजे उठी। मैं फ्रेश होकर के आई तो मम्मी जी ने मुझे दूध का गिलास और मूंग की दाल की पिन्नी दी। दूध का गिलास देख करके मेरी आंखें भर आई। मैं कितने दिनों बाद दूध पी रही थी। मम्मी जी मुझे ऐसे देख करके बार बार भावुक हो रही थी। मैं उनके सामने बहुत हिम्मत दिखा रही थी, पर रजाई के अंदर मुंह डाल करके रो लेती थी। दूध पीने के बाद मैं दूसरे कमरे में मौसी जी वगैरह के पास आ गई। वो मुझे देख करके मेरा हाल पूछने लगी। मैंने कहा कि अब मैं ठीक हूँ। मौसी जी ने मुझे बेड पर बैठा दिया और बोला कि तू रजाई में बैठ जा। मैं बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो भी वहां आ गया और चेयर पर बैठ गया। मैंने नोट किया कि वो मुझे मौसी जी के पास अकेले नहीं छोड़ रहा था। मैं जब भी सबके साथ होती थी वो तभी पहुंच जाता था। शायद उसे डर था कि मैं कहीं सबको सच ना बता दूं, पर मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद मम्मी जी ने बोला कि तुम दोनों अपने कमरे में आराम करो। सोने से पहले मौसी जी ने मुझे दवाई खिला दी थी जो डॉक्टर ने दी थी। मुझे अब भी दर्द हो रहा था, पर पहले से बहुत कम हो रहा था। पर मेरे चेहरे पर जो टांके लगे थे वो थोड़ा खिंचाव पैदा कर रहे थे। मुझे नींद आ रही थी और मैं सोने चली गई। थोड़ी देर बाद वो भी आ गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और बोला कि क्या बात हो रही थी, कहीं सब बता तो नहीं दिया ना। मैंने मना किया कि मैंने कुछ नहीं बताया। फिर मैं सो गई। पर हाय रे पूनम, तेरी किस्मत में जब ऐसा पति लिखा हो तो चैन तो तेरे पास आ ही नहीं सकता। आधी रात को जब मैं दवाई खा करके मदहोश सोई थी, उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मुझ में तो उसका विरोध करने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी मनमानी करनी थी, वो की और मुंह फेर करके सो गया। उस इंसान को मुझ पर रत्ती भर रहम नहीं आता था, मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हूँ। मैं बाथरूम जा करके फ्रेश हुई और सो गई। सुबह मैं आराम से उठी, फ्रेश होकर के आई तो मम्मी जी ने मुझे दूध और पिन्नी दी। मैंने वो खाई और बाहर धूप में बैठ गई। धूप में बैठ करके बहुत आराम मिल रहा था। थोड़ी देर बाद मम्मी जी ने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया और मुझे ब्रेकफास्ट दिया। मैं ब्रेकफास्ट करके बाहर आंगन में ही चारपाई पर लेट गई। डैडी जी ने मुझे कंबल उड़ा दिया। मुझे थोड़ी देर में ही नींद आ गई, क्योंकि दवाई जो खाई थी दवाई का तो असर होगा ही, मगर मम्मी जी और डैडी जी के पास आकर के सुख की अनुभूति हो रही थी। सच कहते हैं माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। मुझे वहाँ उनके पास आ करके बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने धूप में तकरीबन 1.5 घंटा सोई। फिर मम्मी जी ने मुझे उठाया कि उठ जा,
कपड़े बदल ले और तैयार हो जा, जालंधर के लिए निकलना है। मैं उठी और वॉशरूम में जा करके फ्रेश हुई और कपड़े बदल लिए। मेरे बाल मम्मी जी ने बनाए। फिर 12 बजे के करीब हम जालंधर के लिए निकल गए। हम शाम को तकरीबन 5 बजे जालंधर पहुंचे। रास्ते में हमने लंच किया था। घर आकर के जर्मनी वाली मौसी मार्केट गए और फिर रात को उन्होंने अपनी पैकिंग की। फिर तकरीबन 12 बजे हम सोए। दूसरे दिन हम 11 बजे दिल्ली के लिए निकल गए। रास्ते में हमने लंच किया और रात को एक होटल में रुके। मौसी जी की सुबह की फ़्लाइट थी। सुबह हमने 5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना था, मगर ये उठा ही नहीं। मैं कितनी देर से उठा रही थी मगर ये उठा ही नहीं। फिर उठा तो इसे तैयार होते होते 5:30 बज गए। मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, पर इतना पता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट लेनी हो तो कम से कम 2.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर आपको पहुंचना पड़ता है। लेकिन हम एयरपोर्ट पहुंचे तो देर हो गई थी। मौसी जी ने बहुत कोशिश की कि कुछ रास्ता मिल जाए जाने का, मगर संभव ना हो पाया। फिर मौसी जी ने उसे कहा कि अब आप मेरे अगले दिन की सीट का इंतजाम करोगे। उसने अपने मौसी जी को फ़ोन किया तो उसके मौसी जी ने हम सब को अपने घर पर बुला लिया। हम सब उसी गाड़ी से उनके घर गए। दिल्ली के एक सांसद थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो उसके मौसा जी के रिश्तेदार थे। उनसे बोल करके मौसी जी टिकट अगले दिन ही करवा दी गई। मौसी जी थोड़ी टेंशन फ्री हो गई। जब रात को मैं और दोनों मौसी कमरे में अकेले थे, उस समय मौसी ने मुझसे पूछा कि अब सच सच बता पूनम, तू ठीक है ना? मैंने बोला हाँ जी मौसी जी, मैं ठीक हूँ। पर मौसी जी बोली सच बोल, तुझे मेरी कसम है। मैं रोने लगी कि अपनी कसम मत दो। वो उठी और मुझे गले से लगा लिया और बोली कि तू डर मत, सच बता। मैंने उन्हें सच बता दिया कि ये मुझे बहुत मारता है। मेरा रोना नहीं रुक रहा था। आज कितने दिनों बाद मेरा गुबार किसी के आगे निकला था। फिर मैंने उनको कहा कि आप किसी को कुछ नहीं बताओगी। मम्मी जी और डैडी जी तो सदमे में ही चले जाएंगे। मौसी जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। फिर मैंने अपनी कमीज उठा करके उन्हें अपने जख्म दिखा दिए। दोनों मौसी रोने लगी और बोली कि तूने इतना कष्ट क्यों झेला। मैं भी उनके गले लग करके खूब रोई। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसके मौसी जी थी। पूछ रहे थे कि सुबह कितने बजे जाना है। मौसी जी ने बताया कि हम 4 बजे जाएंगे, हम सिर्फ चाय पियेंगे। ये सुन करके उसकी मौसी जी चले गई। थोड़ी देर बाद मैं किचन में गई और उसके मौसी जी से काम के लिए पूछने लगी कि मौसी जी मुझे कोई काम बताओ। मौसी जी बोली कि पूनम तू आराम कर, तुझे काफ़ी चोट लगी है इसलिए बोल रही हूँ। वो सच कह रही थी। मैं काम कैसे करती, मेरे तो हाथों पर भी पट्टी बंधी हुई थी। फिर भी मैं उनके साथ किचन में खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जालंधर वाली मौसी जी किचन में आ गई। उन्होंने मुझे कमरे में जा करके रेस्ट करने को बोला और खुद उसके मौसी जी के साथ उनकी खाना बनाने में मदद करने लगी। मैं रूम में आ गई। जर्मनी वाली मौसी जी अपने बेटे को बोतल में दूध पिला रही थी। मैं उनके पास जा कर के लेट गई। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। मेरी आंख तब खुली जब जालंधर वाली मौसी जी ने खाने के लिए उठाया। मैं उठी और फ्रेश होने के बाद किचन में चली गई। उसके मौसी जी ने कहा कि पूनम तुम कमरे में ही खाना खा लो, बेड पर बैठ करके आराम से। मैंने कहा कि मौसी जी मैं कितना मजबूर हूँ, आपकी कोई मदद भी नहीं कर पा रही हूँ। तब उसके मौसी जी बोली कि कोई बात नहीं पूनम, जब अगली बार आओगी तब मेरी मदद कर देना। मैं कुछ नहीं बोली और अपना खाना ले करके कमरे में आ गई। मैं खाना खा करके प्लेट ले करके किचन में चली गई। बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी खाना खा रहे थे, मगर वो नहीं था। वो कहीं बाहर गया था अपने मौसा जी के साथ। मैं अपनी प्लेट को पानी से साफ कर दिया और कमरे में वापस चली गई। मौसी जी का बेटा भी सोया हुआ था। मैं भी उसके पास जा कर के लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो वापस आ गया था। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया और बोला कि देखा, मैंने तेरी मौसी की टिकट कंफर्म करवा दी है ना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उठ करके बैठ गई। तभी जर्मनी वाली मौसी जी अंदर आ गए और उन्हें देख करके वो चुप हो गया। फिर वो बोला कि मैं खाना खा लेता हूँ और बाहर चला गया। मौसी जी ने मुझसे पूछा कि अब तो नहीं कुछ बोला इसने। मैंने मना कर दिया कि कुछ नहीं बोला। अब खाना खाने के बाद उसकी मौसी ने मुझे बोला कि पूनम दूसरे कमरे में सो जाओ।
यहाँ तुम्हारी दोनों मौसी सो जाएंगी। मैं उठ करके दूसरे कमरे में चली गई और कपड़े बदल करके फ्रेश हुई और बेड पर बैठ गई। सोने से पहले दवाई खाई और लेट गई। थोड़ी देर में दवाई के कारण मुझे नींद आ गई। मुझे ये भी पता नहीं चला कि वो कब कमरे में आ गया। उसने फिर मेरे साथ जबरदस्ती की और सो गया। मैं कितनी देर तक दर्द से तड़पती रही। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे मेरे ओंठों के ऊपर लगे जख्म पर हो रही थी, क्योंकि टांके जो लगे थे वहां। फिर मैं वॉशरूम गई और खुद को साफ किया और आ करके लेट गई। सुबह 3 बजे जलंधर वाली मौसी जी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। तब मैं उठी और फ्रेश होकर के तैयार हो गई। मेरे बाल जर्मनी वाली मौसी जी ने बनाए। बाकी सभी ने चाय पी और हम 4 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल गए। हम एयरपोर्ट पहुंच गए और हमने वहीं पर ब्रेकफास्ट किया। थोड़ी देर बाद मौसी जी एयरपोर्ट के अंदर चली गई। हम बाहर से ही हाथ हिला रहे थे। वो बार बार मुझे देख करके भावुक हो रही थी, पर मैं उन्हें कितनी देर तक देखती रही। फिर हम सब गाड़ी में बैठ गए और वहीं से जलंधर के लिए निकल गए। रास्ते में लंच किया। हम करीब 3 बजे जलंधर पहुंच गए। जलंधर पहुंचने के बाद हम सब थोड़ी देर रेस्ट करने लगे, क्योंकि मौसी जी भी काफ़ी थक गई थी और मेरा भी थकावट से बुरा हाल था, और ऊपर से ये ढंग से रात को सोने नहीं देता था। मौसी जी ने हम दोनों को ऊपर वाले कमरे में जाकर के सोने को कहा। हम दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए चले गए, पर डर लग रहा था सोने को मिलेगा कि रोने को मिलेगा। पर ऊपर कमरे में आ करके मैंने कपड़े बदले और रजाई लेकर के लेट गई। वो भी सो गया। हम रात को करीब 8 बजे जब मौसी जी ने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, मैं फटाफट उठी और दरवाजा खोल दिया। मौसी जी बोले कि पूनम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ, डिनर की तैयारी हो गई है। ये बोल करके मौसी जी चली गई। मैंने उसे उठाया और बोला कि मौसी जी आए थे। उन्होंने बोला कि डिनर तैयार है, नीचे आकर के खा लो। मैं वॉशरूम जा करके फ्रेश हुई और नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद वो भी फ्रेश हो करके नीचे आ गया। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। जलंधर वाली मौसी जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी तो जलंधर में ही पढ़ती थी, पर छोटी बेटी और बेटा डलहौजी में पढ़ते थे। बेटा डीपीएस स्कूल में पढ़ता था और बेटी भी वहीं पढ़ती थी। उन दिनों वो भी सर्दियों की छुट्टियों के कारण आए हुए थे। वो तीनों मेरे साथ शुरू से बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि मैं बेशक हॉस्टल में रहती थी, पर मौसी जी मुझे हर हफ्ते अपने घर ले आती थी। मौसा जी उन दिनों नार्वे में रहते थे, पहले फौज में थे। रिटायर होने के बाद वो नार्वे चले गए थे। मौसी जी ने पनीर की सब्जी, दाल और दूध वाली सेवइयां बनाई थी। सच कहूँ तो मौसी जी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मैंने जो भी सीखा था उन्हीं से सीखा था, और आज भी जब भी मौका मिलता है उनसे सीखती हूँ। बस इतना ही कह सकती हूँ कि वो अन्नपूर्णा है। मैं बहुत ही ज्यादा खा रही थी, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से अच्छा खाना मिल रहा था। सोचती थी खा लूं पेट भर के, पता नहीं फिर कब नसीब होगा। खाना खा करके मैंने बर्तन किचन में रखने चाहे तो मौसी जी ने मना कर दिया और बोला कि तू आराम कर, थोड़ी देर बाद दवाई खा लेना। मैं नीचे ही मौसी जी के कमरे में बैठ गई। मेरे तीनों मौसेरे भाई बहन मेरे पास बेड पर बैठ गए। हम चारों खूब मस्ती कर रहे थे। तभी वो भी कमरे में आया और चेयर पर बैठ गया। उसके इस तरह सामने बैठने से हम सब चुप हो गए। तभी मौसी जी की छोटी बेटी ने पूछा कि दीदी जी आपको इतनी चोट कैसे लगी। मैंने उसे देखा, वो भी मुझे ही देख रहा था। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर लंबी सांस ली और बोली कि रितु मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी, पैर फिसल गया और गिर गई। मेरी ये बात सुन करके वो मेरे करीब आई और मेरे चेहरे पर धीरे से हाथ लगा करके बोली कि दीदी जी आपको चेहरे पर भी कितनी चोटें लगी हैं, आपको कितना दर्द हो रहा होगा। उसकी ये बात सुन करके मैं भावुक हो गई और मैंने उसे गले से लगा लिया। मौसी जी का बेटा सोनू भी मेरे पास आया और मेरी कमर में बाहें डाल करके बैठ गया। वो काफी छोटा था, लगभग 6 साल का। उन्हें ऐसे देख करके मेरी आंखें बार बार भर रही थी। मैंने हिम्मत रखी और उन्हें बोला कि कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। मैं अपनी सभी मौसी के बच्चों से बहुत जुड़ी हुई हूँ और आज भी जुड़ी हूँ। हम थोड़े दिनों बाद एक दूसरे से बात करते रहते थे। थोड़ी देर बाद मौसी जी के कमरे में आए और बोले कि चलो बच्चों बहुत हुई बातें,
अब सभी आराम करो। पूनम तू भी रेस्ट कर। मौसी जी की बात सुन करके रितु और सोनू बोले कि हम दीदी के साथ सोना है। उनकी बात सुन करके मौसी जी बोली कि नहीं, कोई भी पूनम के साथ नहीं सोएगा। देखा नहीं कितनी चोट लगी है पूनम को। तुम दोनों ने अगर नींद में उनके चेहरे पर हाथ रख दिया तो पूनम को कितना दर्द होगा, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ ही सोना। मौसी जी की बात सुन करके दोनों उदास हो गए। मैं जब भी हॉस्टल से आती थी तो वो दोनों मेरे साथ ही सोते थे। आज मैं उनके साथ सो नहीं सकते थे। मैंने उनको प्यार से बहलाया और उनको प्यार करके ऊपर कमरे में आ गई। वो पहले ही आ गया था। मैं फ्रेश हुई और दवाई खा करके बेड पर लेट गई। मैं सोचने लगी कि शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी कितनी बदल जाती है, और ऐसा हर लड़की के साथ होता होगा, लड़कों के साथ भी होता होगा। लेकिन लड़कों को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता, जबकि लड़की को अपना घर छोड़ करके नए घर नए माहौल के अनुरूप खुद को ढालना पड़ता है। ये सब सोचते हुए मुझे नींद आ गई। रात को मेरी आंख दर्द से खुली। एक तो दवाई के कारण जल्दी से आंख नहीं खुल रही थी, पर दर्द की टीस उठ रही थी। मेरी दर्द से जान निकल रही थी। मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मुझे दवाई इसलिए दी गई थी ताकि मेरे दर्द को कम हो और मेरे जख्म भी सूख जाएं, लेकिन वो मेरे जख्मों को बार बार हरा कर देता था। फिर वो कैसे ठीक होते। मैं खुद को इतना बेबस समझ रही थी कि क्या बोलूं। अपने मायके में थी तब भी ये दर्द बर्दाश्त कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो फ्री हुआ और मुंह फेर करके सो गया। मैं कितनी देर तक रोती रही, फिर उठी और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर के आई और लेट गई। मैंने देखा वो भी खर्राटे मार रहा है। ऐसा इंसान है, मुझे दर्द दे करके मेरी नींद उड़ा करके खुद मजे से सो रहा है। थोड़ी देर में मुझे भी नींद आ गई। सुबह 8 बजे के करीब मेरी आंख तब खुली जब मौसी जी ने दरवाजा खटखटाया। मैं उठी और दरवाजा खोला। मौसी जी ने बोली कि पूनम, ये दूध तेरे लिए और विवेक जी के लिए है। मैंने मौसी जी से ट्रे ले ली। मौसी जी नीचे चली गई। मैंने ट्रे टेबल पर रखी और उसे उठाया। मैं जल्दी से फ्रेश होने वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर के आ गई। वो अभी भी सोया हुआ था। मैंने उसे एक बार फिर से उठाया, लेकिन वो नहीं उठा। मैंने दूध पिया और उसकी चाय और जूठे बर्तन लेकर के नीचे आ गई। मैंने नीचे जाने से पहले वॉशरूम का गीजर ऑन कर दिया था ताकि जब ऊपर वापस जाऊं तो नहा लूं। मैंने देखा कि मौसी जी किचन में हैं। मैं किचन में गई और जूठे बर्तन सिंक में रख दिए। मैंने उसकी चाय साइड में ढक करके रख दी। मौसी जी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, विवेक जी ने चाय नहीं पी? मैंने बोला कि दीदी जी वो उठ ही नहीं रहे हैं, जब उठेंगे तब दे दूंगी। मेरी बात सुन करके मौसी जी ने पूछा कि पूनम, अब तो हाथ नहीं उठाया ना तुझ पर? मैंने उनकी तरफ देखा और मना कर दिया कि नहीं उठाया। मेरी बात सुन करके वो बोली कि सब ठीक हो जाएगा, ये बुरा समय ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। मैंने मौसी जी से किसी काम के लिए पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी तो नाश्ते में बहुत समय है, तू अभी आराम कर। मैं गई और रितु और सोनू के साथ जा करके सो गई। मुझे अपने साथ सोया देख करके रितु बहुत खुश हुई और जोर से गले लग गई। उसके ऐसे सोने से मुझे बहुत दर्द हो रहा था, पर मैंने अपनी तकलीफ बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की और उसे गले से लगा लिया। अपनी तरफ से वो मेरे चेहरे को छू नहीं रही थी, लेकिन उसे ये थोड़े पता था कि मेरे पूरे शरीर पर जख्म है। थोड़ी देर बाद सोनू ने भी आंखें खोल करके मुझे देखा और खुश हो गया और दीदी बोल करके मेरे पास आ गया। सच कहूं तो उन दोनों की स्माइल इतनी प्यारी थी कि मैं कितनी देर तक उनका चेहरा देखती रही। फिर मैंने दोनों के गाल चूम करके आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई। मैं मौसी जी के उठाने पर उठी। मौसी जी बोली कि पूनम उठ जा, 9 बजने वाले हैं। मैं जल्दी से उठी और ऊपर कमरे में चली गई। मैंने देखा वो खूब खर्राटा मार करके और गहरी नींद में सोया हुआ है। मैंने बैग से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में नहाने चली गई। नहा करके आई और तैयार होकर के नीचे चली गई। मौसी जी की बड़ी बेटी स्कूल के लिए तैयार हो गई थी। वो मुझसे मिली और साइकिल ले करके स्कूल के लिए चली गई। मौसी जी ने मुझे सोनू और रितु को उठाने को बोला। मैं उन्हें उठाने लगी। मेरी आवाज सुन करके वो उठ गए और बोले, दीदी आप भी सो जाओ ना। मैंने बोला कि नहीं, अब नहीं सोना है, आप दोनों भी उठो और ब्रश करो। मेरी बात मान करके दोनों उठ गए। मैंने दोनों को पहले फ्रेश होने को बोला, उसके बाद दोनों को पेस्ट लगा करके ब्रश पकड़ा दिया। जब उन्होंने ब्रश कर लिए तो मैंने
दोनों को हार्लिक्स डाल करके दूध दे दिया। दोनों ने दूध पिया और दोनों अपने खिलौने लेकर के खेलने लगे। तभी मौसी जी ने मुझे आवाज लगाई। मैं कमरे में उनके पास चली गई। मौसी जी बोली कि पूनम, अब तू आई है तो 2-4 दिन रुक करके जाना। मैंने उनसे बोला कि नहीं दीदी जी, आपको पता है कि हम अचानक आए हैं और घर पर कोई नहीं है, इसलिए हम आज ही चले जाएंगे। मेरी बात सुन करके मौसी जी मुस्कुरा उठी और बोली कि मेरे भटूरे, तू तो बड़ा समझदार हो गया है। मौसी जी प्यार से मुझे भटूरे बोलती थी। मैंने एक बार मौसी जी से पूछा भी कि आप मुझे भटूरे क्यों बोलते हैं। तब उन्होंने बताया कि तू बचपन से ही भटूरे की तरह गोल मटोल और गोरी थी, इसलिए तुझे भी भटूरे बोलती थी। उनकी बात सुन करके मुझे बहुत हंसी आती थी और अभी भी मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मौसी जी फिर मुझसे पूछने लगी कि अब तुम लोग मम्मी जी के पास ही जाओगे ना। मैंने बोला कि दीदी जी, मुझे नहीं पता, जो ये कहेंगे मैं वही चली जाऊं। हम अभी बात ही कर रहे थे कि वो भी नीचे आ गया। उसने मुझे देखा। तभी मौसी जी ने उससे पूछा कि विवेक जी, आप अब 2-4 दिन रह करके ही जाना। तब वो बोला कि नहीं मौसी जी, आज हम निकल जाएंगे, घर पर मुश्किल होता है फिर। मौसी जी बोली ठीक है, तो अब आप कहाँ जाओगे। तब वो बोला कि आज तो हम नूरपुर जाएंगे, फिर कल तक अपने गांव चले जाएंगे। इसके बाद मौसी जी किचन में गई और उसके लिए चाय बना करके ले आई। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ करके चाय पीने लगा। मौसी जी ने उससे पूछा कि आप कितने बजे तक जाना चाहेंगे, क्योंकि सर्दियां हैं तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तब वो बोला कि हम 1 बजे तक निकल जाएंगे। मौसी जी उसकी बात सुन करके बोली कि ठीक है, मैं जरा बाजार जा करके आती हूँ, तब तक आप तैयार हो जाओ, मैं आ करके नाश्ता बनाती हूँ। मौसी जी सोनू को साथ लेकर के गई। रितु खेल रही थी। मैं गेट बंद करने को उठी। जब गेट बंद करके वापस आई तो उसने मुझे बोला कि कमरे में चलो। मैं मौसी जी के कमरे में चली गई। कमरे में जा करके इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जोर का एक थप्पड़ मारा। मेरा सिर ही घूम गया। मैंने उसे रोते हुए पूछा कि अब क्यों मार रहे हो। तब वो बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, मुझे ऊपर अकेला सोता छोड़ करके नीचे मस्ती मार रही है। उसने मेरे बाल पकड़े और मेरा सिर दीवार में दे मारा। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख सुन करके रितु पता नहीं कब बाहर आ गई। ऊपर से उसने दरवाजा भी बंद नहीं किया था। उसके बाद उसने मुझे बालों से पकड़ करके और 2 थप्पड़ और मार दिए। मेरे चेहरे पर जो जख्म था उससे खून निकलने लगा। जब मेरी दोबारा चीख निकली तो बाहर खड़ी रितु भी चीख उठी, दीदी। उसकी आवाज सुन करके मैंने बाहर देखा तो वो रोए जा रही थी और कांप भी रही थी। मैंने अपनी परवाह नहीं की और भाग करके उसे गले से लगा लिया। मैं उसे कमरे के अंदर लाने लगी, लेकिन वो अंदर नहीं आ रही थी। मैंने रोते रोते रितु को देखा। वो उसे देख करके डर से कांप रही थी। मैंने उसे देखा और उसे हमारे रोने का कोई असर नहीं हो रहा था। अचानक वो हमारे पास आया और उसने रितु का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने मुझे धक्का मारा। उसने रितु को बेड पर बैठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। मैं रोए जा रही थी और बोल रही थी कि प्लीज रितु को कुछ मत बोलना। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो रितु की तरफ झुका और उसका चेहरा पकड़ करके बोला कि रितु, तुम अपनी दीदी से बहुत प्यार करती हो ना। रितु ने सिर हिला करके हाँ कहा। वो बेचारी तो बस रोए जा रही थी। फिर उसने बोला कि तुमने अभी जो भी देखा है, अगर तूने ये सब किसी को बताया तो मैं तेरी पूनम दीदी को मार दूंगा। उसकी ये बात सुनकर के रितु जोर जोर से रोने लगी और बोली कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप दीदी को मत मारना। ये सुन करके वो बाहर निकल गया। मैंने रितु को फटाफट अपने गले से लगाया और दोनों कितनी देर तक रोती रही। फिर रितु का ध्यान मेरे चेहरे पर गया और वो बोली कि दीदी, आपके चेहरे से खून निकल रहा है। मैंने शीशे में देखा तो पट्टी के कारण खून थोड़ा ही बाहर आया, लेकिन पट्टी पूरी लाल हो गई थी। मुझे फिक्र अब ये हो रही थी कि जब मौसी जी वापस आएंगी तो उनके पूछने पर क्या जवाब दूंगी। मैं वॉशरूम में गई और धीरे से वो पट्टी निकाल दी। फिर मैं जल्दी से रितु को लेकर के गेट खोल करके बाहर निकली। मैंने देख लिया था वो ऊपर कमरे में था। मौसी जी जिस जगह रहती थी उनकी गली के बाहर ही एक डॉक्टर का क्लिनिक था। अगर घर पर कोई बीमार होता था तो उन्हें उन्हीं के पास ले जाते थे या उनको घर पर बुला लेते थे। वो मुझे भी जानते थे क्योंकि मैं कई बार दवाई लेने उनके क्लिनिक पर गई थी। मैं जब क्लिनिक पहुंची तो डॉक्टर अंकल ने मुझे हैरानी से देखा और पूछा कि पुत्र, ये तेरे चेहरे पर क्या हुआ है।
मैं बोली कि अंकल जी मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। फिर उन्होंने मेरा जख्म देखा और बोले कि टाँके खुल गए हैं तो इनको निकाल दूंगा, दोबारा नहीं लगाने हैं, पर दवाई लगा करके पट्टी कर दूंगा। अंकल ने पहले जख्म अच्छे से साफ किया और धीरे से टाँके निकाल दिए। टाँके निकालते समय मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन विवेक के दिए दर्द से कम। फिर उन्होंने दवाई लगा करके पट्टी कर दी। मैंने पैसा पूछा तो उन्होंने बोला कि मौसी जी से ले लूंगा। फिर मैं रितु को लेकर के आ गई। मैंने गेट खोला और धीरे धीरे ऊपर कमरे में गई। मुझे उसके खर्राटे सीढ़ी पर भी सुनाई दे रहे थे और मैं वहीं से वापस आ गई। नीचे आकर के मैं कमरे में बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद मौसी जी भी आ गई। उनके साथ में काफी सामान था। मैं उठने लगी तो उन्होंने मना कर दिया कि लेटी रह। मुझे देख करके वो बोली कि कुछ हुआ है क्या? मैंने बोला कि नहीं दीदी जी, कुछ नहीं हुआ है। तब वो बोली कि पट्टी क्यों चेंज की है? मैं बोली कि कितने दिन हो गए थे पट्टी किए हुए, सोचा एक बार अंकल जी से पट्टी करवा लूं, और उन्होंने टाँके भी निकाल दिए हैं। मेरी बात सुन करके मौसी जी बोली कि ठीक है, अपना ध्यान रखा कर। अब ऐसे कर, तू तैयार हो जा, अगर जाना है तो समय से निकल जाओ। मैंने हाँ जी कहा और उठ गई। ऊपर जा करके बैग से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में जा करके बदल आई। बाहर आकर के कंघी की। इसके बाद उसे उठाया और बोला कि तैयार हो जाओ, मौसी जी ने बोला है। ये सुन करके वो उठ गया। मैंने बैग से उसके कपड़े निकाल करके दिए और बाकी पैकिंग करने लगी। वो आया और उसने कपड़े बदल लिए। मैंने वो कपड़े भी पैक कर दिए और बैग ले करके नीचे चली गई। मेरे हाथों के जख्म अब काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे, वरना मुझसे इतना काम नहीं होना था। नीचे आकर के मैंने बैग बाहर ही रखा और खुद कमरे में चली गई। मौसी जी ने मुझे देखा और बोले कि हो गई तैयारी? मैं बोली कि हाँ जी, बस जूते पहनने हैं। इतने में वो भी आ गया। मौसी जी ने उसे अंदर बुलाया और हम दोनों को एक साथ खड़ा किया। मौसी जी ने मुझे दुपट्टे से सिर ढकने को कहा। मैंने ढका और उसने भी रुमाल से सर ढक लिया। उसके बाद मौसी जी ने हम दोनों को टीका लगाया और हमें कपड़े और मिठाई दी। मुझे सूट और उसे पैंट कमीज। थोड़ी देर बाद बाहर गाड़ी खड़ी होने की आवाज़ आई। मौसी जी बोली कि गाड़ी आ गई है। वो बैग लेकर के बाहर चला गया। मौसी जी ने मुझे पैसे दिए और बोला कि ये पैसे टैक्सी को दे देना जब मम्मी के पास पहुंच जाओगी। मैंने वो पैसे अपने पर्स में रख लिए और मौसी जी के गले लग करके रो पड़ी। मौसी जी भी भावुक हो गई थी। रितु और सोनू भी मेरे पास आए और मैंने दोनों को नीचे बैठ करके गले से लगा लिया। रितु बहुत रो रही थी। मैंने उसे चुप कराया और बोला कि रोना नहीं, मैं ठीक हूँ। ये बात मैंने तब कही जब मौसी जी कमरे से बाहर चली गई थी। मैं दोनों को लेकर के बाहर आ गई। सभी से मिल करके गाड़ी में बैठ गई। उसने भी मौसी जी के पैर छुए और गाड़ी में बैठ गया। उसके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी चल पड़ी थी। मैं चुपचाप बैठी थी, लेकिन वो ड्राइवर भैया से बात कर रहा था। मैंने खिड़की से सिर टिकाया और आंखें बंद कर ली। सोचने लगी कि मेरी जिंदगी थोड़े दिनों में कितनी बदल गई है। खुद को देखती हूँ तो लगता ही नहीं है कि मैं वही पूनम हूँ जो किसी से भी नहीं डरती थी। कोई बदतमीजी करता था तो उसे तमाचा मारने में भी हिचकिचाती नहीं थी। और आज देखो, इस इंसान ने मेरा क्या हाल कर दिया है। मेरा तन तो दागी किया ही है, मन को भी दागी कर दिया है। खुद की कमजोरी से नफरत हो रही थी, पर मैं फिर भी इसकी यातनाएं सह रही थी। तभी मेरे मुंह से दर्द की सिसकारी निकली। मैंने आंखें खोल करके देखा तो वो मेरी कमर पर बहुत बेदर्दी से चिकोटी काट रहा था। मैंने उसे देखा तो मेरे करीब आकर के बोला कि आंखें बंद करके अपने किस यार को याद कर रही है। मैंने ध्यान दिया कि ड्राइवर भैया शीशे से हमें देख रहे थे। उसके इस तरह चिकोटी काटने से मैं पहले की तकलीफ में थी। ऊपर से ड्राइवर भैया के ऐसे देखने पर मुझे शर्म भी आ रही थी। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसका हाथ हटाना चाहा, लेकिन उसने दूसरे हाथ से मेरे हाथ की उंगलियां ही मरोड़ दी। मेरे मुंह से चीख ही निकल गई। मैंने रोते हुए उसे कहा, आप ऐसा मत करो ना, घर पर तो मारते ही हो, अब बाहर तो छोड़ दो। मेरी बात का उस पर असर तो क्या होना था। उसने मेरी बाह पकड़ी और बोला, इतनी शर्म आती है तो खुद पर लगाम लगा। पता नहीं तेरे कितने यार रह चुके हैं जो थोड़ी थोड़ी देर बाद उनके ख्यालों में खो जाती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि
किसी इंसान की सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है। हर समय तो उसके साथ रहती हूँ, कहीं जाती भी नहीं हूँ। उसने खुद कहा था कि मैं आज तक किसी के साथ सोई नहीं, तो अब ये ऐसे क्यों बोलता है। ऊपर से ड्राइवर भैया सब सुन रहे थे, क्योंकि वो इतना ऊंचा जो बोल रहा था। मुझे उसकी बातें सुन करके बहुत शर्म आ रही थी। वो मुझे कितना जलील करता था। फिर उसने मेरा मुंह पकड़ा और बोला, बड़ी शरीफ बनती है ना तू, तो मुझे सोया छोड़ करके इस पट्टी के बहाने किससे मिलने गई थी। अगर तुझे पट्टी ही बदलवाने जाना होता तब तूने मुझे ले करके जाना था, लेकिन अगर मैं जाता तो तू अपने किसी यार से मिल नहीं पाती ना। ये बोल करके उसने मुझे एक थप्पड़ और जड़ दिया। वो थप्पड़ मेरे जख्म पर लगा और मुझे तीव्र दर्द हुआ। मैं खुद को बहुत जलील महसूस कर रही। तभी मेरा ध्यान बाहर गया। हम पठानकोट से आगे जसूर पहुंच गए थे। वहां तकरीबन सब डैडी जी को जानते थे। मैंने ये देखा तो दुपट्टे से अपना मुंह ढक लिया ताकि कोई पहचान ना ले, लेकिन उसे तो मुझसे दूसरों के सामने अब जलील करना था। उसने मेरा दुपट्टा खींचा और फिर से थप्पड़ मारा। वो भी एक नहीं, दो थप्पड़। बाहर से भी अब लोग देख रहे थे। मेरा तो मरण हो रहा था। मुझे अब कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करूं। अचानक मेरा ध्यान गाड़ी के हैंडल पर गया। मैं मौका तराशने लगी कि कब उसे खोल पाऊं। तब तक हम नूरपुर पहुंचने वाले थे। मैंने देखा कि उसका ध्यान दूसरी तरफ है, तो मैंने उस हैंडल को पकड़ करके घुमा दिया ताकि मैं बाहर गिर जाऊं। लेकिन उसने पता नहीं कैसे मुझे पकड़ लिया और खींच लिया और गाड़ी का दरवाजा भी बंद कर दिया। उसके बाद उसने मेरे बाल खींचे और मेरा सिर खिड़की से मारा और जोर जोर से थप्पड़े भी मारे। जानती थी मरना गलत है, लेकिन मैं क्या करती। कई बार बर्दाश्त नहीं होता तो मौत ही इसका हल दिखता है। मैं रोने लगी, लेकिन उस पर क्या असर होता। थोड़ी देर बाद घर आ गया और हम उतरे। मैंने सिर पर दुपट्टा ले लिया था। अंधेरा हो गया था तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंची मम्मी जी ने मेरी शक्ल देखी और बोला कि तेरी पट्टी पर खून कैसे लगा है। मैंने मम्मी जी को बोला कि मैं ठीक हूँ, आप पहले ड्राइवर भैया को चाय पिला दो, इन्होंने जलंधर वापस जाना है। ये बोल करके मैंने पर्स से पैसे निकाले और मम्मी जी को दिए कि ये मौसी जी ने दिए हैं, टैक्सी का किराया दे देना। पैसे देख करके मम्मी जी बोली, तेरी मौसी ने पैसे क्यों दिए, मैं दे देती। ये सुन करके मैं बोली कि मम्मी जी ये सब मुझे नहीं पता, उन्होंने दिए हैं और अब मैंने आपको दे दिए। आप चाय बना दो ताकि ड्राइवर भैया वापस चले जाएं। मम्मी जी ने सभी के लिए चाय बना दी और बिस्कुट नमकीन रख करके दे दी। चाय पी करके पैसे ले करके वो ड्राइवर भैया के पास चली गई। मैंने मम्मी जी को बोला कि मम्मी जी मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ये बोल करके मैं अपने रूम में आ करके लेट गई। मैंने मुंह तक रजाई ली और खूब रोई। मैंने मुंह पर दुपट्टा रख लिया था ताकि आवाज बाहर ना जाए। मैं अभी संभली भी नहीं थी कि वो भी अंदर आ गया और बेड पर लेट गया। उसने मेरी ली हुई रजाई हल्की सी उठाई और मेरे साथ ही लेट गया। वो मेरे करीब आया और बोला कि आंसू बहा रही है, बहा ले, तेरी किस्मत में अब रोना ही लिखा है। ये तो कुछ नहीं है, अभी तो पता नहीं क्या क्या लिखा है तेरी किस्मत में, जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती है। मैं तो उसकी बातें सुन करके ही सदमे में थी। मुझे उसकी ऐसी बातें और रुला रही थी। तभी मम्मी जी ने कमरे में एक ट्रे लेकर के आई। मेरा मुंह रजाई में था, इसलिए मैंने फटाफट अपने आंसू साफ किए। लेकिन माँ तो माँ होती है, उन्हें सब पता चल जाता है। मम्मी जी ने मेरा चेहरा देखा और पूछा कि पूनम तू रो रही थी। मैं बोली नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ठंड लग रही है तो आंखों में भी जलन हो रही है। वो मेरे पास आई और बोली कि उठ जा पूनम, ये दूध और मूंगी के लड्डू खा ले। मैंने मम्मी जी को देखा तो मेरी आंखें भर गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और उठ करके बैठ गई। मैंने मम्मी जी से ट्रे ली और दूध पिया और लड्डू खा लिए। फिर वो जूठे बर्तन ले करके चली गई। जैसे ही मम्मी जी बाहर गई, उसने मेरा मुंह जोर से पकड़ करके अपनी तरफ घुमाया और बोला कि अपनी माँ के सामने ज़्यादा ड्रामे मत करना, ऐसा ना हो कि तू पूरी जिंदगी रोती ही रहे। मैंने उसे आंसू भरी आंखों से देखा। मेरा दिल कर रहा था कि कहीं भाग जाऊं या मर जाऊं, बस इस आदमी से इतनी दूर चली जाऊं जहां ये मुझ तक
कभी पहुंच ना पाए, लेकिन मेरी मम्मी जी और डैडी जी के लिए फिक्र मुझे ऐसा कोई कदम लेने से रोक रही थी। मैंने आज तक उसकी हर बात बर्दाश्त की थी, लेकिन उसकी आज की ये हरकत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज उसने मुझे एक तीसरे अनजान आदमी के सामने मारा था। मेरा आत्मसम्मान मुझे कचोट रहा था। एक तरफ दिल कर रहा था कि मम्मी जी को सब बता दूं, लेकिन डर भी लग रहा था कि जब उनको पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। इसलिए ये सोच करके अपने आत्मसम्मान को एक किनारे पर रख दिया। मैं ये सोच करके उसका हर जुल्म बर्दाश्त करती रह गई कि क्या पता आने वाले समय में सुधर जाए, लेकिन इसने सुधरना तो क्या था। वो तो मुझ पर जुल्म करने के नए नए तरीके ढूंढता था, लेकिन आज तो इसने अति ही कर दी थी। सच बोल रहा था वो कि अभी तो मुझे बहुत रोना है। थोड़ी देर बाद मम्मी जी और एक आंटी 2 प्लेट में हम दोनों के लिए खाना ले आए। ये आंटी वहाँ के थे जहाँ भी मम्मी जी अपनी मदद करने के लिए उन्हें बुलाती थी। वो आ जाती थी। दिन में तो काम करने के लिए एक दीदी आती थी, लेकिन रात में ये आंटी आ जाती थी। मम्मी जी ने मुझे उठाया और बोला कि उठ जा बेटा, खाना खा ले। मैंने खाना देखा तो दिल नहीं किया खाने का, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो दूध और लड्डू खाए थे। ऊपर से सब्जी में बहुत घी डला हुआ था। मैंने मम्मी जी को मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। बोली कि चाहे एक ही चपाती खा ले, लेकिन खाए बगैर सोना नहीं है। अपनी तरफ देख, कितनी कमजोर हो गई है, चेहरा भी मुरझा गया है। मम्मी जी की ये बातें मुझे बहुत भावुक कर रही थी। मैंने प्लेट में थोड़ी सी सब्जी और एक चपाती डाली। मैं मम्मी जी को बाकी सब्जी और चपाती वापस करने लगी तो उसने मेरे हाथ से कटोरी और चपाती ले ली और बोला कि मैं खा लूँगा। उसका खाना देख करके तो मैं हैरान रह जाती थी कि कोई इतना कैसे खा सकता है। वो तो ऐसे खाता था जैसे कभी भरपेट खाना ही ना मिला हो। मैंने अपना खाना खाया और उठ करके प्लेट किचन में रखने चली गई। मम्मी जी ने गुस्सा किया कि पूनम, तू क्यों उठ करके आई, मैं ले जाती प्लेट। मैं बोली कि मम्मी जी, हाथ भी धोने थे और मुझे कपड़े भी बदलने हैं। इस भारी सूट में सोया नहीं जाता। मैं दूसरे कमरे में गई और बैग से कपड़े निकालने लगी। अभी सूट निकाला ही था कि मम्मी जी एक बैग लेकर के आई और बोली कि पूनम रुक जा, मैंने तेरे लिए ये 4 गरम सूट सिलवा करके रखे थे। सोचा था जब तू आवेगी तब तुझे ये दे दूंगी। ऐसा कर, तू इनमें से ही एक सूट पहन ले। मैंने मम्मी जी को बोला कि मम्मी जी, आपको पता है ना कि बिना धोए कोई सूट नहीं पहनती मैं। ये सुन करके मम्मी जी हंस पड़ी और बोले कि सब पता है, इसलिए धोए हैं और प्रेस भी किए हैं। मम्मी जी को हंसता देख मैं भी मुस्कुरा उठी। आज कितने दिनों बाद मेरे चेहरे पर स्माइल आई थी। मैं उठी और मम्मी जी के गले लग गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बोली कि मम्मी जी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मेरी बात सुन करके मम्मी जी भी भावुक हो गई। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए और बोली कि बेटा, रोना नहीं, हम तेरे पास ही तो हैं। अब तू रोना बंद कर और कपड़े बदल ले। मैंने बैग से एक सूट निकाला और पहन लिया। मैं वॉशरूम जा करके फ्रेश हुई और जा करके सो गई। मम्मी जी ने और हम सब ने अपना नाश्ता खत्म किया। काम वाली दीदी जी ने पहले बर्तन साफ किए, उसके बाद झाड़ू पोंछे का काम। दीदी का नाम रीता था। उनकी सभी बहनों ने हमारे घर पर ही काम किया था। वो तीसरे नंबर वाली थी। उनसे छोटी भी एक बहन थी। मम्मी जी उनको अपने बच्चों की तरह रखती थी। दोनों बड़ी बहनों की शादी में मम्मी जी ने सोने के झुमके और काफ़ी सामान दिए थे। रीता दीदी का भी रिश्ता हो गया था। थोड़े दिनों में उनकी भी शादी होने वाली थी। मम्मी जी ने उनको भी सोने के झुमके और काफ़ी सामान देने को सोचा था। उनके माँ बाप मम्मी जी पर बहुत विश्वास करते थे, तभी तो सभी बहनों ने सिर्फ हमारे घर में ही काम किया था। दोपहर को डैडी जी आ गए। डैडी जी के खाने को मूंगफली, गजक और काफ़ी सारा सामान लाए थे। मम्मी जी एक प्लेट में काफ़ी सारा खाने का सामान ले आए। डैडी जी खुद नहीं खाते थे, लेकिन उनको खिलाने का बहुत शौक था और आज भी है। अभी लंच का टाइम था तो हमने खा लिया। उसने तो तकरीबन सारी प्लेट ही खा ली थी। थोड़ी देर बाद मम्मी जी ने लंच के लिए बोला। मैंने कहा कि मम्मी जी, मुझे धूप में खाना है, धूप में मैं चारपाई पर बैठ जाती हूँ। ये सुन करके मम्मी जी बोली कि ठीक है, फिर सभी बाहर धूप में ही खाते हैं। मैं उठी और दीदी की बाहर कुर्सियाँ और टेबल रखने में मदद करने लगी। फिर हम दोनों ने बर्तन भी रख दिए। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही। मुझे आज भी याद है कि मम्मी जी ने राजमा
मटर पनीर रायता और खीर बनाई थी, साथ में चावल और चपाती सलाद। ये सब याद करके मेरे मुंह में पानी आ गया है। मैंने चावल और राजमा खाए। उसने 2 बार चावल लिए और खीर की तो 2 कटोरी खाई। मम्मी जी को पता था कि उसे दूध की बनी चीजें पसंद है, तभी तो खीर बनाई। मम्मी जी को उससे बहुत स्नेह था। मम्मी जी बोलती थी बेटी दे कर बेटा लिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये बेटा ही उनकी बेटी के ऊपर जुल्म कर रहा है। मुझे तो यही डर सताता था कि उनको जब ये सब पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। ऐसे ही हम वहाँ 1 हफ्ता रहे। वो हफ्ता मैंने बहुत अच्छे से जिया था, क्योंकि वो हर रात बेशक मुझसे जबरदस्ती करता था, लेकिन मेरे पर वो हाथ नहीं उठा सकता था। उस दौरान मेरा जख्म भी ठीक हो गया था। 7वें दिन डैडी जी ने हमें टैक्सी कर दी और मम्मी जी ने हमें काफी सामान दे करके विदा किया। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर बड़ा देवर आया हुआ था। पहले वो जलंधर भी रहता था। मैं सामान रखने लगी थी और वो दोनों बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद वो आया और बोला कि अब ये यहीं रहेगा, इसलिए अब तू ऐसे कर, पहले खाना बना ले क्योंकि रात होने वाली है। मैंने कपड़े बदले और हाथ मुंह धो करके किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वो भी रसोई में आ गया और बोला कि ऐसा कर, पहले चाय बना ले और खाने में दाल चावल बना ले। मैंने एक तरफ चाय बनाई और दूसरी तरफ दाल उबलने को रख दी। चाय बन करके तैयार हुई तो एक ट्रे में 2 कप ले करके चली गई। खाने को नमकीन निकाली जो मम्मी जी ने दी थी। मेरा चाय पीने का दिल नहीं था क्योंकि रास्ते में उल्टी जो हुई थी। अगर मैं मम्मी जी के पास होती तो सफर में उल्टी मारने पर मैं घर आ करके सीधे सो जाती थी, लेकिन आज देखो मुझे काम करना पड़ रहा था। आराम तो बहुत दूर की बात थी। मैंने ये सब सोचना बंद किया और जल्दी से खाना बनाने लगी। जब खाना बन गया तो मैं उन दोनों भाइयों को बुलाने गई। खाना खा करके वो दोनों चले गए और मैंने बर्तन साफ किए और किचन साफ करके हाथ मुंह धो करके कमरे में आ गई। मैं कमरे में आई तो देखा वो मम्मी जी के दिए सामान को खोल करके देख रहा था। मम्मी जी ने पूरे परिवार के लिए कपड़े शगुन के लिफाफे दिए थे। मुझे 2 पार्टी बियर सूट और उसे 1 पैंट शर्ट दी थी। साथ में 1100 रुपए भी दिए थे। बाकी लिफाफे हमने नहीं खोले। ये कह सकते हैं कि मैंने खोलने नहीं दिए कि मम्मी जी और डैडी जी खुद खोलेंगे। उसने अपने भाई को कपड़े और शगुन का लिफाफा दे दिया। उसने हमारे सामने ही लिफाफा खोल करके देख लिया, उसमें 500 रुपए थे। ये सब देख करके मैं सोचने लगी कि मम्मी जी और डैडी जी इन सबको कितना देते हैं, क्या वो पूरी जिंदगी देते रहेंगे? पता नहीं इनकी ऐसी सोच क्यों है। मैंने सारा सामान उठाया और एक कुर्सी पर रख दिया और रजाई लेकर के लेट गई। मैंने देखा कि वो उठा और अलमारी से एक मैगजीन निकाल करके पढ़ने लगा। वो एक अंग्रेजी मैगजीन थी जिसके कवर पेज पर लड़के लड़की का अर्धनग्न अवस्था में तस्वीर थे। मैं सोचने लगी कि बाहर से ऐसी है तो अंदर से कैसी होगी। मैंने एक नज़र उसे देखा और कलवट लेकर के सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। मेरी आंख रात को खुली जब मुझे दर्द हुआ। मुझे ऐसे देख करके विकास बहुत डर गया था। दूसरे मेरा नाक से बह रहा खून उसे और डरा रहा था। फिर भी वो मेरे पास आया और अपने हाथ से मेरा खून साफ करने लगा। मैंने रोते हुए ही उसे मना किया और अपने दुपट्टे से उसका हाथ साफ करने लगी। हम दोनों रो रहे थे। मैंने विकास के आंसू साफ किए और बोला कि विकास तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे और उसे देख करके मेरे आंसू बह रहे थे। एक तो मैं विकास को देख करके रो रही थी, दूसरे अपने हालात पर बहुत रोना आ रहा था। उसने हम दोनों को ऐसे देखा तो गुस्से में बोला कि बंद करो ये ड्रामा, क्या रोना धोना लगाया है। विकास तू इधर आ और मेरे साथ बाहर चल, और तू उठ और नाश्ता तैयार कर जा करके, भूख से हाल खराब हो रहा है मेरा। विकास मुझे देखता हुआ उसके साथ चला गया। मैं भी धीरे धीरे उठी और वॉशरूम जा करके फ्रेश हुई और अपना मुंह अच्छे से धो करके किचन में आ गई। मैंने नाश्ता बनाया और 2 प्लेट में डाल कर और उसे दे आई। विकास तो मना कर रहा था, लेकिन मैंने उसे बार बार खाने को बोला, तब जाकर के उसने नाश्ता किया। मेरा खाने को बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया।
फिर मैंने किचन समेटा और बाहर धूप में आ करके बैठ गई। थोड़ी देर बाद फोन की रिंग बजी। वो फोन उठाने चला गया था क्योंकि मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसने विकास को आवाज लगाई कि डैडी जी का फोन है। ये सुन करके मैं भी चली गई। डैडी जी नूरपुर से एसटीडी बूथ से फोन कर रहे थे। पहले विकास ने बात की और वो डैडी जी से बोला कि डैडी जी मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है, मुझे वापस आना है। डैडी जी ने क्या बोला वो बाद में बताऊंगी। मैंने भी डैडी जी से बात की। डैडी जी ने मेरा हाल पूछा। ये सुन करके मैं रो पड़ी और बोली कि डैडी जी मुझे आपकी बहुत याद आती है। तब डैडी जी बोलेगी पुत्र रो मत, मैं थोड़े दिनों में तुझे ले आऊँगा। फिर हमने थोड़ी देर और बात की। फ़ोन पर बात हो जाने पर मैंने रिसीवर रख दिया। मैंने देखा कि वो बाहर चला गया तो मैंने विकास को धीरे से पूछा कि विकास डैडी जी ने क्या बोला है। विकास बोला कि डैडी जी ने बोला कि वो कल टैक्सी वाले भैया को टैक्सी ले करके भेज देंगे। उसकी बात सुन करके मैंने उसे गले से लगा लिया और बोला कि विकास तू चला जा। तब विकास बोला कि दीदी आप भी चलो, आप यहाँ मत रहो क्योंकि जीजा जी आपको मारते हैं। उसकी बातें मुझे बहुत रुला रही थी, लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत रखी और बोली कि मैं ठीक हूँ, तू फिक्र मत कर। फिर मैंने लंच बनाया और फिर रात का खाना बना करके विकास का बैग पैक कर दिया। मैं ऐसी बदकिस्मत बहन थी जो अपने भाई को कुछ दे भी नहीं सकती थी। फिर भी मैंने विकास के कपड़ों में 100 रुपये रख दिए थे। वो पैसे मैंने छुपा करके रखे हुए थे। उसने मेरे सारे पैसे ले लिए थे जो शगुन में मिले थे। दूसरे दिन मैंने ब्रेकफास्ट जल्दी बना दिया और बाकी घर का काम भी कर लिया। फिर उसके उठने पर उसे ब्रेकफास्ट दिया और विकास ने बाद में किया। फिर वो विकास को छोड़ने चला गया क्योंकि टैक्सी लेने के लिए काफ़ी पैदल जाना पड़ता था। विकास जाते हुए मुझे देख करके बहुत उदास हो जाता था। मैंने उसे मुस्कुराते हुए भेजा। चाहे मैं मुस्कुरा रही थी लेकिन दिल बहुत उदास था। उनके जाने के बाद मैं कमरे में गई और बहुत रोई। फिर मैं उठी और बाकी बचा हुआ काम करके कमरे में आ करके लेट गई। थोड़ी देर में गहरी नींद में सो गई। मैं बहुत गहरी नींद सोई क्योंकि मुझे पता था कि उसने शाम से पहले नहीं आना है। दोपहर को काफ़ी देरी से मेरी आँख खुली। मैं फ्रेश हुई और अपने लिए चाय बनाई, साथ में चपाती खाई। फिर रात के खाने की तैयारी की। पूजा करने के बाद कमरे में आ करके बैठ गई। रात काफ़ी हो गई थी लेकिन वो अभी तक आया नहीं था। मुझे भूख लगाई थी। मैंने 2 चपाती बनाई और खाना खा करके किचन समेट करके कमरे में आ गई। वो अभी तक आया नहीं था। मैं लेट गई। तभी घंटी बजी। मैं फटाफट उठी और दरवाज़ा खोला। वो पी करके आया था। उसका शराब पी करके आना ऐसा लगता था जैसे मेरी मौत आई हो। मैंने बाहर जाते हुए उसे खाने के लिए पूछा तो वो बोला कि वो खाना खा करके आया है। ये बोल करके उसने मेरी बाँह से पकड़ करके मुझे अपनी तरफ खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मुझे खींच करके कमरे में ले गया। मुझे बेड पर बिठा करके पहले तो मुझे किस किया, वो भी बहुत धीरे से। मैं हैरान थी कि आज इसे क्या हो गया है, ये तो बड़ी तमीज़ से पेश आ रहा है। लेकिन उसके बाद उसने जो कहा मैं हैरान रह गई। रोता वही है जिसने दिल से सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है और ना ही आंसू। उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और उसे चूम करके बोला, पूनम तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। पता नहीं मेरा अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं है। मैंने जब उसकी बात सुनी तो हैरान होकर के उसे देखने लगी। फिर वो बोला कि पूनम हमारी शादी हुई है इसलिए हम दुख सुख के साथी हैं। इस समय मैं थोड़ा मुसीबत में हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने बोला कि तो मैं क्या करूँ आप बताओ। उसने मेरा चेहरा पकड़ा और बड़े प्यार से मुझे लिप किस की और बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वो जो तुम्हें हमारी तरफ से गहने मिले हैं वो मुझे दे दो, मैं उनको गिरवी रख करके पैसे ले लूँगा। मैं उसकी बात सुन करके चुप हो गई। उसने मुझे चुप देखा और बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें गहने नहीं देने हैं तो मत दो, मैं किसी और से पैसे मांग लूँगा। ये सुन करके मैं बोली कि ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि अगर इधर वाले मम्मी जी और डैडी जी को पता चला तो वो गुस्सा ना करें। ये सुनते ही वो बोला कि तुम इसकी चिंता मत करो, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, ये अब मुझे ऐसे ही प्यार करेगा। लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि अभी पता नहीं मेरी किस्मत में क्या क्या लिखा है।
थोड़ी देर बाद वो मुझे गले लगा करके सो गया। सुबह मैं उठी और कपड़े ले करके नहा करके बाकी काम किए और नाश्ता बना करके कमरे में आ गई। उसे उठाया और बोला कि नहा लो, फिर आप अपने काम पर जाओ। वो उठा और बोला कि आज तो तू बड़ी सुंदर लग रही है। मैं शर्मा गई और बोली कि आप जाओ और नहा लो, फिर नाश्ता करते हैं। वो उठा और नहाने चला गया। मैंने बिस्तर ठीक किया और अलमारी से गहने निकाल करके एक थैले में संभाल करके डाल दिए। फिर मैं किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहा करके आया और कहा कि पूनम मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, फिर मैं निकलता हूँ। मैंने उसे एक प्लेट में नाश्ता दिया और साथ ही चाय भी दे दी। मुझे उसने देखा और बोला कि तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? आज तुम मेरे साथ ही नाश्ता करो। ऐसा करो, मेरे साथ मेरी प्लेट में ही खा लो। आपको बता नहीं सकती उसकी ये बातें मुझे कितना खुश कर गई। मैं उसके साथ ही नाश्ता करने बैठ गई। नाश्ता खत्म करके वो बोला कि मैं शाम तक आऊँगा, इसलिए तुम मेरे लिए लंच मत बनाना। ये बोल करके उसने मुझे कमरे में चलने को कहा। मैं उसके साथ कमरे में गई। उसने मुझे जाते ही गले से, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी। फिर वो बोला कि पूनम अब मुझे गहने दे दो ताकि मैं जल्दी से जा करके अपना काम करके शाम को जल्दी वापस आ जाऊं। उसने मुझे प्यार से देखा और बोला कि आज रात को सारे गहने पहन करके तैयार होना, आज तुझे खूब प्यार करूंगा। ये सुन करके मुझे बहुत शर्म आई और मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। उसने मेरा चेहरा अपनी तरफ किया और बोला कि मुझसे कैसी शर्म, तेरा पति हूँ, कोई गैर थोड़े हूँ। सच कहूँ आज मुझे वो बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने उसे जोर से गले लगाया और बोला कि आप ऐसे ही रहा करो, आप मुझे मारा मत करो, मुझे बहुत दर्द होता है। ये बोल करके मैं रो पड़ी। उसने प्यार से मेरे आंसू साफ किए और बोला अब मत रोना, पिछली बातें भूल जाओ, अब सब ठीक होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये बोल करके उसने मेरे गाल थपथपा करके मेरे गाल पर किस कर दी। फिर उसने थैला उठाया और चला गया। उसके जाने के बाद मैंने फटाफट किचन समेटा और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद करके कमरे में आ करके लेट गई। आज मैं बहुत खुश थी। उसे याद करते करते मुझे नींद आ गई। दोपहर को उठी, हॉट केस में 2 चपाती थी और सब्जी भी थी, वो खाई और कमरे में जा करके थोड़े कपड़े थे वो प्रेस किए। फिर कपड़े अलमारी में रख दिए और बाहर धूप में बैठ गई। फिर सोचा अभी डिनर को समय है। मैं अपनी सास के कमरे में गई और वहाँ से व्यास वाले बाबा जी की एक किताब ले करके बाहर धूप में पढ़ने लगी। मुझे आज भी उस किताब में पढ़ा एक एक वृत्तांत अच्छे से याद है, जिसका जिक्र फिर मैं करूंगी। जिंदगी उसी का इम्तहान लेती है जो मुश्किल रास्तों पर चलते हैं, क्योंकि जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार करके भी मुस्कुराते हैं। राधा स्वामी ये एक बहुत बड़ी संस्था है। इनका मुख्य डेरा ब्यास में है। ब्यास जालंधर और अमृतसर के बीच में एक जगह का नाम है जो ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। अब तो देश विदेश में राधा स्वामी सत्संग वालों के डेरे हैं। मेरी बदकिस्मती है कि मैं कभी भी वहाँ नहीं जा पाई, पर कहते हैं ना, बिना हुक्म पत्ता तक नहीं हिलता है। फिर हम तो इंसान हैं। अब आपको उस किताब में पढ़ा वृतांत बताती हूँ। किसी भी राधा स्वामी डेरे में जब सत्संग होता है तो लोगों की अलग अलग ड्यूटी लगती है। ऐसे ही एक बार ब्यास में सत्संग था तो एक लड़के को एक हफ्ते तक शौचालय साफ करने की सेवा दी गई। अब वो था नौजवान लड़का, उसे इस काम में दिक्कत थी। उसने सेवादार जी को बोला कि मुझे और काम दे दो, मैं शौचालय साफ नहीं करूँगा। सेवादार जी उस लड़के को बाबा जी के पास ले गए। बाबा जी ने उनसे पूछा कि क्यों नहीं करनी है शौचालय साफ करने वाली सेवा। लड़का बोला कि बाबा जी मुझे ये काम पसंद नहीं है, इसलिए मुझे और कोई काम दे दो। बाबा जी ने बोला कि सोच लो, अगर तुमने एक हफ्ता ये सेवा नहीं की तो 7 जन्म तक यही काम करना पड़ेगा। लड़का बाबा जी के चरणों में गिर गया और बोला कि बाबा जी आपका हर हुक्म सिर माथे पर, मैं 7 दिन तक ये सेवा करूँगा। लड़का गया और शौचालय की सेवा करने लगा। तभी तो बोलते हैं गुरु बिना गति नहीं। बाबा जी ने लड़के के अगले 7 जन्म सुधार दिए। मैं आज भी सोचती हूँ जो भी हमारे साथ होता है अच्छा बुरा सब भगवान की देन है। सर ठीक कहते हैं, अच्छा बुरा सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उनका भुगतान हमें करना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं किया
तो अगले जन्म में करना पड़ेगा, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। मेरे साथ जो बीत रहा था वो भी मेरे किसी जन्म के कर्मों के फलस्वरूप मुझे मिल रहा था। राधा स्वामी सत्संग वालों की किताब पढ़ करके इंसान के अंदर नेगेटिव सोच खत्म हो जाती है। मैंने देखा मुझे किताब पढ़ते हुए काफ़ी समय हो गया है। मैंने किताब को बंद किया और संभाल करके अलमारी में रख दिया। फिर रात के खाने की तैयारी की और पूजा करके कमरे में आ गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे बार बार उसकी बात याद आ रही थी कि शाम को अच्छे से गहने पहन करके तैयार रहना। मैंने डिनर तैयार कर लिया था। हाथ मुंह धो करके अटैची से एक नया सूट निकाला, अच्छे से तैयार हुई और सारे गहने भी पहन लिए। मैं ड्राइंग रूम में बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। वो रात को करीब 8 बजे आया। वो शराब पी करके नहीं आया था। ये देख करके मैं और ज़्यादा खुश हो गई। मुझे लगने लगा कि अब ये तो बिल्कुल सुधर गया है। मुझे इतने अच्छे से तैयार हुआ देख करके वो बहुत खुश हुआ और उसने मुझे गले से लगा लिया और किस की। वो मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था और बोला कि पूनम, तू तो आज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और इन गहनों ने तो तुझे और सुंदर बना दिया है। मैं अपनी तारीफ सुन करके खुश हो गई और उसे गले से लगा करके बोली कि आप ऐसे ही रहना, मुझे ऐसे ही प्यार करना। उसने मेरे गाल पर किस की और बोला कि बिल्कुल, मैं अब ऐसा ही रहूँगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने ही गहने हैं क्या? मैं बोली कि नहीं जी, 2 सेट और हैं। एक नॉर्वे वाले मौसी जी ने दिया है और एक जर्मनी वाली मौसी जी ने। वो बोला कि ये जो गहने इस समय पहन रखे हैं ये किसने दिए हैं? मैं खुश होकर के बोली कि ये सारे गहने तो मम्मी जी और डैडी जी ने दिए हैं। थोड़े गहने पहले के लिए थे और बाकी सब शादी से थोड़े दिन पहले अमृतसर में लिए थे। फिर उसने पूछा कि इनका भार कितना होगा? मैं बोली कि मुझे बाकी सब का तो पता नहीं, लेकिन शादी से पहले जो गहने अमृतसर से लाए थे उनकी मैंने पर्ची देखी थी, वो 22 तोले के करीब थे। आज सोचती हूँ मैं इतनी बड़ी वाली गधी क्यों थी, उसे सब कुछ सच क्यों बताया, वो ये सब क्यों पूछ रहा था, ये भी नहीं सोचा। मैंने उसे खाने के लिए बोला और फिर हम किचन में आए। उसके बोलने पर एक ही प्लेट में डिनर किया। डिनर करने के बाद वो बोला कि ऐसा कर, आज बर्तन रहने दे, सुबह साफ कर लेना। मैंने भी हामी भरी और किचन समेटा और जूठे बर्तन सिंक में रखे और फ्रेश होकर के कमरे में चली गई। मैंने नथ नहीं पहनी हुई थी, तो जब कमरे में आई तो वो बोला कि अब तू नथ भी पहन ले, आज तेरे सारे गहने मैं खुद निकालूंगा और खूब प्यार भी करूंगा। उसकी बात सुन करके मुझे शर्म आ गई और मैंने मुंह घुमा लिया। वो मेरे पास आया और बोला कि आज शर्माना नहीं, आज तो तू भी मुझे प्यार करेगी। फिर उसने मुझे नथ पहन करके आने को बोला। मैंने अलमारी से नथ निकाली और ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठ करके पहनने लगी। जब नथ पहन ली तो वो मेरे पास आया और बोला कि ऐसा कर, अब तू बेड पर घूंघट निकाल करके बैठ जाना, तब तक मैं तेरे लिए कुछ ले करके। सुबह उठी और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो करके नाश्ता बना करके कमरे में आई। मैंने देखा वो तो अभी तक सोया हुआ है। मैं थक गई थी तो मैं भी लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई। मैं काफ़ी देर सोई रही। मेरी आंख तब खुली जब भूख का एहसास हुआ। मैंने देखा वो उठ गया था। मैं भी उठी और किचन की तरफ चली गई। मैं धूप में चारपाई पर बैठ गई। मुझे फ्रेश होना था और वो बाथरूम में था। मैंने जब बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो बाथरूम की तरफ चली गई। वो बाथरूम से बाहर आ रहा था। मैं जल्दी से गई और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि उसने दरवाज़ा पकड़ा और अंदर आ गया। उसने फटाफट बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया। ये सब उसने बहुत जल्दी में किया। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। मुझे फ्रेश होना था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बोला कि मुझे फ्रेश होना है तो प्लीज़ आप बाहर जाओ। ये सुन करके बोला कि मेरे सामने ही फ्रेश हो जाओ, अब क्या पर्दा मुझसे। उसकी ये बातें सुन करके मैंने उसे धीरे से धक्का मारा और बोला कि आप बाहर जाओ, फिर हम नाश्ता करेंगे, मुझे भूख लगी है। उसने मुझे देखा और बाहर चला गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और फ्रेश हो करके बाहर आ गई। किचन में गई और अपने लिए और उसके लिए 2 प्लेट में नाश्ता डाला और बाहर धूप में बैठ करके खाने लगे।
आज नहीं, उसने बोला कि एक ही प्लेट में खाते हैं। मैंने नाश्ता खत्म किया, बर्तन साफ करके किचन समेटा और बाहर धूप में बैठ गई। अभी मुझे बैठे थोड़ी ही देर हुए थे कि उसने मुझे आवाज़ दे करके बुलाया। मैं कमरे की तरफ गई तो देखा कि वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। उसने मुझे देखा, उठ करके मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ा और कमरे की तरफ ले गया। उसने बहुत प्यार से मुझे बेड पर बैठाया और मेरे गाल पर किस की। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। उसने धीरे से मेरे हाथ पकड़ करके मेरे कंगन पकड़े और बोला कि पूनम, तुम्हारी ये कंगन कितने सुंदर और मजबूत हैं, कितने तोले के होंगे। मैं मंद बुद्धि बोली कि पक्का तो नहीं पता, लेकिन कम से कम 5 तोले के तो होंगे ही, क्योंकि मेरे हाथ भारी हैं। मुझे 2 8 इंच की चूड़ी आती है। डैडी जी ने बहुत प्यार से मेरे लिए ये सब खरीदा है। उसकी कंगन वाली बात सुन करके मुझे याद आया कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे 2 सोने की चूड़ियाँ दी थी और वो मैंने जब पहली बार ही पहनी थी तो एक चूड़ी का टाँका खुल गया और वो टूट ही गई। अब तो ये ही नहीं, क्योंकि उसने वो गहने गिरवी ही रख दिए हैं। मेरी बात सुन करके वो बोला कि पूनम, मुझे अभी और पैसों की ज़रूरत है। वो जो पहले गहने गिरवी रखे थे वो पैसे कम थे, अब मुझे और पैसे चाहिए। इसलिए मुझे तेरे सारे गहने चाहिए ताकि उन्हें बेच करके मुझे और पैसे मिल जाएं। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा और बोली कि आप क्या बोल रहे हो? मैं अपने गहने कैसे दे सकती हूँ? अभी कल ही तो आप मेरे गहने लेकर के गए, आज बाकी गहने भी मांग रहे हो। मैं आपको वो गहने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी ये बात सुन करके उसने गुस्से से मुझे देखा और एक जोर का थप्पड़ मुझे मारा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अब उसकी सारी चालाकी समझ में आ गई। उसने इन गहनों के कारण ही 2 दिन मुझसे प्यार होने का दिखावा किया। अब मेरे मना करने पर ये फिर अपने असली रूप में आ गया। ये कभी सुधर नहीं सकता। प्यार तो बड़ी दूर की बात है। मुझे उसने बेड पर धक्का मारा और दरवाज़ा खोल करके बाहर निकल गया। अब मुझे डर लगने लगा था। हिम्मत खत्म हो गई। जीने की आरजू जगाऊं कैसे? खुद पर ही गुस्सा आता है, खुद को ही मनाऊं कैसे? इतना टूट चुकी हूँ, भाग करके जाऊं कैसे? मेरा चेहरा बुझ सा गया है, इसकी रौनक वापस लाऊं कैसे? मुझे उसने उठने के लिए बोल तो दिया था, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। ऊपर से पूरे शरीर में दर्द भी बहुत हो रहा था। मैं इतनी तकलीफ में थी कि आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे डैडी जी बोल रहे हों। मुझे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इधर ही आ रहा है। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो ना आया हो। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पर डैडी जी और मम्मी जी थे। उन्हें देख करके मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मम्मी जी फटाफट मेरे पास आए और मुझे गले से लगा लिया। मम्मी जी भी रोए जा रही थी। डैडी जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मम्मी जी बोले कि देखो जी, मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है, कितनी कमज़ोर हो गई है। आज तक हमने इस पर कभी आंच नहीं आने दी और आज देखो इसको मारा जा रहा है। मेरा तो रोना ही नहीं रुक रहा था। डैडी जी तब बोले कि पुत्र, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तेरी शादी तुझे सुखी देखने के लिए की थी, मार खाने के लिए नहीं। मैं डैडी जी के गले लग करके रोने लगी और बोली कि डैडी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है। मम्मी जी बोले कि हम तुझे लेने ही आए हैं, तू आराम से बैठ जा, मैं तेरा सामान पैक करती हूँ। मम्मी जी ने मुझे बेड पर बैठाया और खुद अटैची ले करके मेरा सामान पैक करने लगी। मैं अब थोड़ी संभल गई थी। मैंने मम्मी जी और डैडी जी से पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? मम्मी जी बोले कि जब से विकास यहाँ से गया है वो चुप ही रहता है, ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। मैंने पूछा तो टाल गया। फिर कल मैंने उसे रोते हुए देखा तो पूछा तो भी मना किया कि कुछ नहीं है, पेट दर्द है। लेकिन आज सुबह जब वो फिर रोया तो मैंने पूछा तो मेरे गले लग करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला कि मम्मी जी, दीदी ठीक नहीं है, जीजा जी उन्हें मारते हैं और उन्हें गंदी बातें बोलते हैं, दीदी बहुत रोती है। मम्मी जी रो पड़ी और बोली कि पूनम, हमारी बेटी है तू, तू हमसे अपनी तकलीफ़ कैसे छिपा सकती है? मुझे शुरू से लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। तू पहले भी तो सीढ़ी पर चढ़ती थी, तब तो तू कभी गिरी नहीं। अब इन 6-7 सीढ़ी से बार बार कैसे गिर जाती है?
मैं रोए जा रही थी। मम्मी जी ने मुझे गले से लगा लिया। मैं रोती कि मम्मी जी, मैं आपको और डैडी जी को बहुत याद करती थी और सोचती थी कि जब मैं हॉस्टल में रहती थी तब तो जब भी आपको याद करती थी तब आप तो आ जाते थे, तो अब क्यों नहीं आते? अब तो मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ और आपको बहुत याद करती हूँ। मम्मी जी ने मुझे चुप करवाने लगी और बोले कि अब नहीं रोना, अब तेरे मम्मी और डैडी आ गए हैं, अब तू कोई दर्द नहीं सहेगी। मैं फिर रोने लगी और बोली कि मम्मी जी, आज भी मुझे बहुत मारा इसने, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। मम्मी जी बोली कि अब रोना नहीं और उठ करके तैयार हो जा, अब हम यहाँ से चलते हैं। मैं जैसे ही उठने लगी मेरी चीख ही निकल गई। मेरा प्राइवेट पार्ट तो एक फोड़े की तरह दुख रहा था। शरीर की तकलीफ तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ये वाली तकलीफ सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मम्मी जी मेरी चीख सुन करके घबरा गई। डैडी जी बाहर से आ गए। मम्मी जी ने मुझे संभाला और बोला कि बेटा बस थोड़ी सी हिम्मत रख, एक तो यहाँ तक गाड़ी नहीं आती, अब तुझे पैदल कैसे लेकर के जाऊं? तू पहले से इतने दर्द में है, पैदल चलोगी तो और दर्द हो जाएगा। मैंने तो मम्मी जी को सिर्फ बाहरी दर्द ही बताई थी, और अगर उन्हें पता चलता कि मेरे साथ उसने हैवानों वाली हरकत की है, डैडी जी ने उसे वहीं पीट देना था। मैं दर्द बर्दाश्त करते हुए मुस्कुरा उठी और बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, इतनी हिम्मत तो आपकी बेटी रख ही लेगी, इतने दिनों से यही दर्द झेला है। मेरी बात सुन करके मम्मी जी और डैडी जी दोनों की आंखें भर आई थी। फिर मैं धीरे से उठी और मम्मी जी मुझे पकड़ करके वॉशरूम में ले करके गई। वहां जा करके जैसे ही मैं फ्रेश होने लगी, बता नहीं सकती मुझे कितना दर्द हुआ। आंखों के आंसू तक रुक ही नहीं रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से बैठ पा रही थी। फिर उठ करके हाथ मुंह धोया और बाहर आ गई। मम्मी जी ने मुझे सहारा दिया और कमरे में ले करके गए। मैं और मम्मी जी दूसरी साइड में जा रहे थे, क्योंकि ड्राइंग रूम में और लोग भी बैठे थे। कमरे में आ करके मम्मी जी ने मेरे कपड़े बदलवाने लगे। जैसे ही मैंने अपनी कमीज निकाली, मम्मी जी मेरे जख्म देख करके तड़प उठी और रोते हुए बोले कि हाय, मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है। वो प्यार से मेरे जख्म सहलाने लगी तो मेरी हाय निकल गई और मैं बोली, मम्मी जी हाथ मत लगाओ, बहुत दर्द होता है। मैंने बड़ी मुश्किल से कपड़े पहने। मम्मी जी मुझे देख करके रोए जा रही थी। फिर मम्मी जी ने धीरे धीरे मेरी कंघी की और डैडी जी को आवाज लगाई कि पूनम का अटैची और बैग ले जाओ। फिर मुझे ले करके वो जैसे ही चलने लगे तो मैंने मम्मी जी को लाकर में रखे सारे गहने लेने को कहा। मम्मी जी बोली, क्या हुआ? मैंने बोला कि कुछ नहीं, लेकिन आप ले चलो। मम्मी जी ने लाकर खोल करके सारे गहने अपने पर्स में डाल लिए, फिर मुझे लेकर के बाहर आ गए। मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में डैडी जी के दोस्त और उनका बेटा आए थे। मैंने उनको नमस्ते किया। अंकल जी ने मेरा हाल पूछा। मैं क्या बोल, मेरा हाल वे देख ही रहे थे। फिर डैडी जी ने एक भैया को आवाज लगाई। वो भैया डैडी जी की लेबर से थे। उन्होंने मेरा अटैची और बैग उठाया और बाहर चले गए। वो भी उधर ही बैठा हुआ था। मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा था, लेकिन मुझे पता था वो मुझे ही देख रहा था। जब मैं मम्मी जी के साथ बाहर जाने लगी तब वो उठा और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि पूनम मत जाओ, मुझे माफ कर दो, अब मैं दोबारा तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मम्मी जी ने मेरा हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और बोला कि विवेक, तूने मेरी बेटी के साथ इतना गलत किया है कि हम इसे यहाँ कैसे छोड़ दें, अब तो ये हमारे साथ ही जाएगी। तभी पड़ोस वाली आंटी अंकल और रिश्ते की ताई सास, उनकी बहू और बेटा आ गए। इसने उनको बुला लिया था। वो बोलने लगे कि पूनम को मत लेकर के जाओ, लोग क्या कहेंगे। मम्मी जी बोली कि आप ही बताओ, आपकी बेटी को आपका दामाद मारे तो आप क्या करेंगे। ये सुन करके वे भी हैरान हो गए और बोले कि क्या विवेक पूनम को मारता है। मम्मी जी ने हामी भरी और मैं रोने लगी। फिर वो कुछ नहीं बोले। मम्मी जी मुझे लेकर के बाहर चले गए और डैडी जी अंकल और भैया हमारे पीछे आ गए। मैं पूरे रास्ते रोती रही। पैदल भी बहुत दूर जाना था। मैं धीरे धीरे चल रही थी। फिर गाड़ी तक पहुंची। गाड़ी अंकल के बेटे की थी। वो टैक्सी चलाते थे। रास्ते में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर मेरा चेकअप करवाया गया और मुझे पेन किलर का इंजेक्शन और खाने को दवाई भी दी। रास्ते में खाना भी खाया और मम्मी जी ने मुझे दवाई खिला दी। मुझे दवाई खा करके नींद आने लगी और इंजेक्शन से दर्द में भी राहत मिली। मैं मम्मी जी की गोद में सिर रख करके मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम घर पहुंच गए। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 5 में।
कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।